everyone, my name is Anu Jahangir, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी लॉ कॉलेज। आज हम जिस टॉपिक से डील करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सीपीसी। बेसिकली आज हम इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, इसके एनेक्टमेंट डेट जानेंगे, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप के बारे में आज स्टडी करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। द लॉ रिलेटिंग टू द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड in the civil courts is regulated by the code of civil procedure। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो भी प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाएंगी सिविल कोर्ट्स में वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, किसके अकॉर्डिंग डील की जाएंगी? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डील की जाएंगी। सारे प्रोसीजर इसके अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। पहली चीज़, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड टिल 1859। देखिए क्लास, 1859 से पहले कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स को डील कर पाए। इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1859 अ यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड was introduced by passing the सिविल प्रोसीजर कोड 1859। तो इससे क्या क्लियर हुआ? पहला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था कब पास हुआ था? 1859 में। उसके बाद क्लास, दिस कोड अमेंडेड रेगुलरली फॉर द टाइम टू टाइम। बहुत बार अमेंडमेंट्स आई इसमें, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए। फाइनली हमारे को जो सीपीसी मिली वो है फाइनली सिविल प्रोसीजर कोड 1908। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आइए, ये है एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्ट नंबर 5? नॉर्मली हम हमेशा कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं, हम टाइटल देख लेते हैं, सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। एक्ट नंबर ऑफ 1908, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो 1908 में जब ये बना था, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि ये एक ही एक्ट आया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लॉज बहुत सारे पास हुए होंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर 10 एक्ट्स आए होंगे, ठीक है, तो उसमें से ये जो हमारा सीपीसी था, है ना, ये कौन से नंबर पे था? ये था 5th नंबर पे। क्या था? 5th। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखेंगे हम। ओके, ठीक है। एनेक्टमेंट डेट, इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है? जब इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको एसेंट दिया था। कब दिया था? 21 मार्च 1908। हम सब इस डेट को ध्यान रखेंगे, कौन सी डेट है, हमेशा पूछा जाता है ये, 21 मार्च 1908। क्लियर है? ओके। कमेंसमेंट डेट, व्हाट डू मीन बाय कमेंसमेंट डेट? कमेंसमेंट डेट बेटा वो होती है जब यहाँ पे आया था, ये एसेंट मिला हमें। कमेंसमेंट मतलब जिस दिन ये एनफोर्स हुआ, जिस दिन ये लागू हुआ, उसको हम कहेंगे कमेंसमेंट डेट। ओके, ये कब है? 1 जनवरी 1909। कौन सी है? 1 जनवरी 1909। एक्सटेंट कहाँ तक है इसका? इस कोड का एक्सटेंट कहाँ तक है? टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होती है। जो हमारी सीपीसी है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होती है। नेक्स्ट, टोटल सेक्शंस। इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं? 158। कितने हैं? 158। और टोटल ऑर्डर्स कितने हैं? 51। जनरली आपने देखा होगा कोई भी बेयर एक्ट हो, हम उसमें सिर्फ सेक्शंस पढ़ते हैं, या हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप एग्जांपल लेंगे हम उसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं। बट एक सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक्ट है, बेयर एक्ट है, जो कि जिसमें सेक्शंस भी हैं क्लास, और जिसमें क्या ऑर्डर्स भी हैं। हमें दोनों को इंटरलेट करके पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सेक्शंस का मतलब क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। और 51 जो ऑर्डर्स है उनको कहते हैं प्रोसीजर लॉ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, देखो पहले आप इसको समझिए, सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है और प्रोसीजर लॉ होता क्या है।
चलिए, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है जिसमें आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्सप्लेन किए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, जस्ट उसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, राइट। ठीक है। प्रोसीजर लॉ, जहां आपको ये बताया जाता है कि आप अपने एनफोर्स कैसे करा सकते हैं, प्रोसीडिंग कैसे होगी, कैसे कैसे सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, उस तरह से ये आता है प्रोसीजर लॉ। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। जहां आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताए जाते हैं वो होता है सब्सटेंटिव लॉ, जहां उनको एनफोर्स कैसे किया जाता है वो प्रोसीजर बताया जाए उसको कहते हैं प्रोसीजर लॉ। नाउ कम टू द ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू कंसोलिडेट, amend the laws relating to the procedure and practices followed in the civil courts। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड था ही नहीं, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था सिविल मैटर्स को डील करने के लिए। छोटे छोटे एक्ट्स अलग अलग दिए गए थे, हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था। उसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक कोड बनाए जहाँ पे हम सारे जो कि सिविल मैटर्स हैं हम उनको डील कर पाए। इस वजह से हमारा ये एक्ट आया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यही हुआ, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा करना। सारे जो भी सिविल लॉस थे हमारे पास उनको हमने क्या किया, एक जगह आके इकट्ठा किया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिससे हम प्रोसीडिंग्स बेटर मैनर में कर पाएँ। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, चलिए आ जाते हैं स्कोप। क्या स्कोप है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? देखिए, सीपीसी डज नॉट अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ अप्लाई हो रहा है वहाँ सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी है जहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर एक कास्ट के बारे में बता रही हूँ मैं, अगर उनका पर्टिकुलर कोई लॉ है, ठीक है, तो वो उसमें जाएंगे, वो सीपीसी में नहीं आएंगे, वहाँ सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट थिंग, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सुनिए, if there is a conflict between CPC and special law then special law will prevail। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है और हमें डिसीजन लेना होता है सिविल कोर्ट को कि इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीपीसी, अगर सीपीसी और सिविल लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो इसका मतलब ये है जो आपका स्पेशल लॉ है, कौन सा क्लास? स्पेशल लॉ है, वो प्रिवेल होगा, ना कि सीपीसी। तो क्या हम क्लियर है? देखिए, आज की क्लास में मैंने आपको जस्ट बेसिक ओवरऑल व्यू दिया है किसका? सीपीसी का। इसका मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया है कि ये कहाँ से आया। ये 1859 तक कोई भी नहीं था, तो फर्स्ट टाइम 1859 में आई थी। फाइनली जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है 1908 की। इसका कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी, एक्सटेंड क्या था? होल ऑफ इंडिया। टोटल जो सेक्शंस हैं वो है 158, टोटल ऑर्डर्स 51 ऑर्डर्स हैं। मैंने आपको ये भी बताया जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं सब्सटेंटिव लॉ से, और जो 51 ऑर्डर्स हैं वो डील करते हैं प्रोसीजरल लॉ से। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो कि मैंने आपको बताया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपके एक्सप्लेन करता है। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो कि एनफोर्स कैसे करना है ये आपको बताता है। ऑब्जेक्ट जो कि आपको वेरी मच क्लियर है कि जैसे यूनिफॉर्म कोड कोई था नहीं तो उनको कंसोलिडेट करना, सारे जो छोटे छोटे सिविल लॉज थे हमारे को इकट्ठा करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। फिर हम आ जाते हैं स्कोप की तरफ। अगर सीपीसी अवेलेबल है और कोई लोकल लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सा प्रिवेल होगा? स्पेशल लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे डेफिनेशंस ऑफ सीपीसी। थैंक यू सो मच।